इतिहास में पेरिस की शांति व्यवस्था, पेरिस पीस सेटलमेंट पर हम चर्चा करेंगे, प्रकाश डालेंगे। 1919 से 1920 की पेरिस शांति व्यवस्था। पेरिस के शांति सम्मेलन में भाग लेने के लिए 32 राष्ट्रों के प्रतिनिधि आए थे और इस सम्मेलन का स्थान गठन सभी का महत्व इस दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा कि इस सम्मेलन ने कहां तक अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की थी। चूंकि 1918 में महायुद्ध तो समाप्त हो गया, परंतु उसके पश्चात अनेक जटिल राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हुई। संसार के सामने ऐसी समस्याएं कभी उपस्थित नहीं हुई थी। यूरोप के अनेक शासन जैसे कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, रूस, तुर्की के साम्राज्यों का अंत हो गया। यूरोप का आर्थिक जीवन अस्त व्यस्त हो चुका था। लोग भूखे मर रहे थे। शांति व्यवस्था और स्थापित करने का कार्य युद्ध से अधिक कठिन था। विभिन्न कारणों में वातावरण कटुता और घृणा से भरा हुआ था, जैसा कि प्रत्येक युद्ध के बाद होता है। जर्मनी को युद्ध के अंतिम दौर में अनेक स्थानों पर हार का सामना करना पड़ा। युद्ध बंद करने के लिए बैडन के प्रिंस मैक्स ने अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन से मध्यस्थता करने के लिए कहा और 11 दिन के बाद एक जर्मन नौसेना ने क्रूर कृत्य का परिचय देते हुए बची कुची सहानुभूति को खो दिया और उसने एक यात्री जहाज को डुबो दिया, जिसमें कि 450 के करीब 500 के करीब आदमी, औरतें और बच्चे थे। ऐसी परिस्थिति में विजेता राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने पेरिस में ऐसी व्यवस्था स्थापित करने के लिए एकत्रित होना जायज समझा जिसके द्वारा कि पराजित राज्यों के प्रतिशोधात्मक या वापिस रिवेंज न ले न्याय हो सके, विजेता राष्ट्रों की क्षतिपूर्ति को पूरा किया जा सके, शांति स्थापित करने की एक स्थायी नींव रखी जा सके। शांति सम्मेलन का स्थान इसलिए महत्वपूर्ण था कि पेरिस को ही क्यों चुना गया, क्योंकि प्रारंभ में स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा को चुना, लेकिन वह एक तटस्थ राष्ट्र था। विल्सन ने पेरिस को सम्मेलन का केंद्र चुनना उचित समझा क्योंकि वह अमेरिका की सेना पर्याप्त संख्या में मौजूद थी। यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा एक तरह से पेरिस में अपनी ताकत को केंद्रीकृत कर दिया गया। यहाँ से जर्मनी का मुकाबला किया जा सकता था और उदारवादी विचारधारा का भी पेरिस केंद्र था। फ्रांस के लिए गौरव का विषय था, इसलिए यह एक प्रतीकात्मक महत्वपूर्ण स्थान था। और पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर पेरिस स्थित वर्साय के महल में किए गए थे और यहीं से 1871 में जर्मन साम्राज्य को घोषित किया गया। प्रमुख प्रतिनिधि जो इस सम्मेलन में उपस्थित थे वो सारे विजेता राष्ट्रों के प्रतिनिधि थे। रूस और पराजित राष्ट्रों को सम्मेलन आमंत्रित नहीं किया गया। अमेरिका से स्वयं राष्ट्रपति विल्सन, इंग्लैंड से लॉर्ड जॉर्ज, इटली से ऑरलैंड और जापान के प्रधानमंत्री शिओजी शामिल हुए। लगभग 100 वर्षों के बाद यूरोप के मानचित्र में विभिन्न देशों की सीमाएं निश्चित करने और शांति स्थापित करने के लिए पेरिस में सम्मेलन आमंत्रित किया गया और यह केवल यूरोपीय राजनीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय था। इसमें सहयोगी राष्ट्रों के प्रतिनिधि भी भाग लेने आए। मित्र राष्ट्र भी थे, जिन्होंने सैन्य मदद दी थी वो भी थे। कहने का तात्पर्य यह है कि एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। धुरी राष्ट्रों को न बुलाना तत्कालीन परिस्थिति को ध्यान में रखते भले ही उचित हो, पर इसके दूरगामी प्रभाव घातक साबित हुए। इस सम्मेलन में कई समस्याएं सामने आई, जैसे कि संधि का प्रारूप ऐसा तैयार किया जो बड़ी शक्तियों को अन्य राज्यों को स्वीकृत हो, युद्ध के परिणाम से उत्पन्न आर्थिक संकट, खाद्य समस्या को सुलझाना, विजयी सेनाओं को उत्तेजित जनमत तथा समाचार पत्रों पर नियंत्रण रखना, आपसी झगड़ों का हल ढूंढना, किसी विषयों के निर्णय पर किस प्रकार दृष्टिकोण अपनाया जाए, गुप्त अथवा खुला, विल्सन की शर्तों पर खुले तौर पर बातचीत करना, संधि की शर्तों के विषय में महत्वपूर्ण निर्णय गुप्त रूप से लिए गए। प्रमुख राष्ट्रों को यह भय था कि किसी भी राष्ट्र जनमत क्षेत्रीय निर्णयों के विषयों को निर्धारित करने में प्रकाशित करने उग्र रूप न धारण कर ले। विल्सन ने अपने 14 सिद्धांतों को आधार मानकर युद्ध के दौरान दी गई गुप्त संधि को भंग करने की बात कही। उस समय जर्मनी को युद्ध समाप्त करने के लिए कहा गया।
युद्ध के दौरान अनेक गुप्त संधियों पर हस्ताक्षर किए गए और इन संधियों के विषय राष्ट्र को विल्सन को बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होने से पूर्व यूरोप में बहुत सी ऐसी समस्याएं थी जिनके कारण विविध राज्यों में परस्पर असंतोष और विरोध बना हुआ था। रूस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी ने पोलैंड को विभाजित कर दिया और पोलैंड उन राज्यों को पुनः प्राप्त करना चाहता था। इटली और बाल्कन प्रायद्वीप राज्य अपनी राष्ट्रीय सीमा से असंतुष्ट थे। रोमानिया चाहता था कि ट्रांसविलेनिया, बुकोनिया के प्रदेश उसे मिले। रूस चाहता था कुस्तुनतुनिया उसके प्रभाव में रहे। सम्मेलन के समय इन समस्याओं के अलग अनेक समस्याएं थी जो सैद्धांतिक समस्याएं सबसे ज़्यादा जटिल थी। हर राष्ट्र का दृष्टिकोण एक ही समस्या को देखने के लिए भिन्न था। 5 प्रमुख राष्ट्रों ने युद्ध के दौरान प्रमुख भूमिका निभाई, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और जापान, और इसका बहुत गहरा प्रभाव भी पड़ा और इसके विश्व विख्यात राष्ट्रीय नेता आए। किसी न किसी रूप में उन्होंने अपना योगदान दिया। यह वास्तव में एक विशाल शांति सम्मेलन था और प्रतिनिधिमंडल अपने साथ तकनीकी सलाहकारों का दल लेके आया था। प्रमुख 10 की परिषद 2 आयोगों में विभाजित की गई। 5 की परिषद 5 विदेश मंत्री और 4 की परिषद जिसमें विल्सन, क्लीमेंस, जॉर्ज और ऑरलैंडो। जापान ने इसे सदस्य का कोई लाभ न मिलने की स्थिति में छोड़ दिया और 1919 के अंत तक इसी तरह ऑरलैंडो ने सम्मेलन को छोड़ दिया। अब केवल 3 राष्ट्र रह गए थे। हेरोल्ड डिक्सन ने क्लेमेंस के बारे में लिखा, वह थका हुआ लेकिन बदले की निगाह से सम्मेलन में भाग ले रहा था। दिसंबर 1918 के चुनाव लॉर्ड जॉर्ज की चुनाव में विजय हुई, फलत उसका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ था। विल्सन की स्थिति विकट थी। अमेरिका, उसका विरोधी दल, प्रतिनिधि सभा का सीनेट दोनों विजय था। यूरोप को प्रजातंत्रीय संदेश और नैतिक मूल्यों का पाठ पड़ा था। दुर्भाग्य से अपने राष्ट्र में बहुमत खो चुका था। अगर हम इस पर नजर डालें, प्रकाश डालें, तो शांति सम्मेलन का प्रमुख आधार दुर्भाग्य से भाग लेने वाले प्रतिनिधियों पर कोई ठोस कार्यक्रम या निर्धारित सिद्धांत कुछ भी नहीं था। रूस की क्रांति और अमेरिका के युद्ध भाग लेने मित्र राष्ट्रों के उद्देश्यों में परिवर्तन आना संभावित था और विल्सन के सिद्धांतों के आधार पर युद्ध बंद कर दिया गया था। 14 सूत्रों को आधार मान लिया गया था और इस सम्मेलन में परस्पर विरोधी विचारधारा और दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर निर्णय लिए गए थे। इस पूरे में विल्सन के 14 सूत्री नियम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे और इस संधि के सबसे ज़्यादा आदर्श। जर्मनी सशर्त युद्ध बंद किया। 14 सूत्र जो थे भविष्य में शांति संधियां प्रकट रूप में की जाएगी, गुप्त नहीं की जाएगी। शांति युद्ध दोनों स्थितियों में समुद्र सबके लिए स्वतंत्र रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मार्ग आर्थिक बाधाएं हटा दी जाएगी, शस्त्रों में कटौती होगी, अधिक लोगों का ध्यान रखकर हितों की रक्षा की जाएगी, रूस को विकास के लिए अवसर दिए जाएंगे। जर्मनी द्वारा बेल्जियम की भूमि को खाली कर दिया गया, फ्रांस की भूमि खाली कर दी गई। राष्ट्रीयता के सिद्धांतों को आधार इटली की सीमा को समाधान हो, ऑस्ट्रिया हंगरी के लोगों को स्वायत्त साधन का अधिकार प्राप्त हो, सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो, रोमानिया को केंद्रीय राष्ट्रों के अधिकार से खाली करवा दिया जाए, तुर्की के राज्य विरुद्ध तुर्की संप्रभुता सुरक्षित रहे, स्वतंत्र पोलैंड का निर्माण हो और उसे समुद्र पहुंचने की सुविधा दी जाए, छोटे बड़े सभी राज्यों को समान रूप से राजनीतिक व्यवस्था स्वतंत्रता आश्वासन दे राष्ट्रीय संघ की स्थापना की जाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस पूरी शांति सम्मेलन में कांग्रेस के समक्ष 11 फरवरी को दिया गया, जिसमें संधियों के न्यायपूर्ण होने, युद्ध संबंधी प्रदेश व्यवस्था करने, आत्मनिर्णय का सिद्धांत पर इस सभी प्रदेशों व्यवस्था के निवासियों को ध्यान में रखकर की गई और सभी राष्ट्र के हितों को ध्यान में रखा गया। और पेरिस में जिन संधियों समिति 5 थी, जर्मनी के साथ वर्साई की संधि, ऑस्ट्रेलिया के साथ सेंट जर्मन की संधि, बुल्गारिया के साथ न्यूली की संधि, हंगरी के साथ त्रियानो की संधि, तुर्की के साथ सर्वे की संधि, और इन सब में वर्साई की संधि सबसे इम्पोर्टेंट थी। इन संधियों पर निर्णय की स्थिति पहुंचने के पूर्व अनेक जटिल समस्याओं का सामना विशेषज्ञों को करना पड़ा। इस प्रकार ये पेरिस शांति सम्मेलन आयोजित किया गया। धन्यवाद।